हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। आज हम देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। डीएनए का हम फुल फॉर्म देखते हैं तो जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो शुगर होता है वह डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है और आरएनए के केस में हम देखेंगे तो जो आरएनए में होता है उसमें राइबोज शुगर होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए को हम देखते हैं तो यह कहाँ प्रेजेंट होता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, यह सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सेल के न्यूक्लियस के अलावा यह जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहते हैं। DNA is the basis information carries of the cell double helix to polynucleotide chains। जो DNA होता है उनमें बेसिक इंफॉर्मेशन होती है और यह एक सेल से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से ये बेसिक इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है। इसमें डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन्स बनता है। डीएनए जो होता है उससे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा आरएनए बनता है और आरएनए की जो प्रोसेस है उसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। और यह प्रोटीन्स जो होती हैं विभिन्न प्रकार की ग्रोथ, डेवलपमेंट एवं फंक्शनिंग आदि में इनका यूज होता है। प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी की विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उन्हें कंट्रोल करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो डीएनए में बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसके द्वारा ही इनमें आरएनए में जाता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। इस कारण जो डीएनए होता है उसे हम मास्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो डीएनए होता है, डीएनए इज ए पॉलीमर। डीएनए एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब जो छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जो बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना होता है। मोनोमर एक स्मॉल यूनिट होती है और यह स्मॉल यूनिट मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं। इस प्रकार जो डीएनए होता है वह एक पॉलीमर होता है। तो डीएनए का जो मोनोमर क्या होगा, तो मोनोमर हम देखेंगे डीएनए का मोनोमर होगा न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड होती है वह यह छोटे छोटे सभी जो अलग अलग प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह मिलकर डीएनए बनाते हैं। इस प्रकार जो डीएनए होता है वह एक पॉलीमर होता है जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है यह हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करके क्रोमोसोम्स बनाता है और यह क्रोमोसोम्स के फॉर्म में जो सेल के न्यूक्लियस होता है उनमें प्रेजेंट्स होता है। डीएनए में हम देखते हैं कि यह न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है फॉस्फेट, सेकंड होता है शुगर एंड थर्ड होता है नाइट्रोजनस बेसेस। इनमें जो न्यूक्लियोटाइड होता है फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड होता है। जो फास्फोरिक जो एसिड है उनसे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। और शुगर के केस में हम देखेंगे तो जो शुगर होता है वह पेंटोस शुगर होता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है और जो आरएनए होता है उनमें राइबोज शुगर होता है। नाइट्रोजनी बेसिस में हम देखेंगे तो यह 2 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है प्यूरिन जिसमें एडेनिन एंड ग्वानिन आती हैं और एक सेकंड होता है पिरिमिडिन जिनमें थायमिन एवं साइटोसिन आते हैं। इनका आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो शुगर, फॉस्फेट एवं नाइट्रोजनी बेसिस से मिलकर बना होता है। तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजनी बेसिस क्या होती हैं। जो नाइट्रोजनी बेसिस होती है यह ऑर्गेनिक कंपाउंड होती हैं जो जिनका स्ट्रक्चर एक रिंग स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें जो कार्बन होते हैं और नाइट्रोजन होते हैं कि दोनों एटम्स जुड़े हुए होते हैं, इसे हम नाइट्रोजनी बेसिस कहते हैं। जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सभी नाइट्रोजनी बेसिस हैं। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं जो नाइट्रोजनी बेसिस होता है वह प्यूरिन होता है। प्यूरिन में एडेनिन होगा एंड ग्वानिन होता है और सेकेंड होता है पिरिमिडिन जिसमें साइटोसिन होता है एंड थायमिन होता है। तो प्यूरिन में हम देखते हैं कि जो एडेनिन एवं ग्वानिन होता है वह 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है और जो पिरिमिडिन होता है वह साइटोसिन एवं थायमिन है, यह 1 रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्यूरिन क्या होता है। प्यूरिन में एक एडेनिन होगा और एक ग्वानिन होगा। प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम देखते हैं कि यह 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो एक रिंग होता है वह 6 मेंबर्ड होता है और एक रिंग 5 मेंबर्ड रिंग होता है।
प्यूरिन जो होता है वह हमेशा थायमीन के साथ जुड़ता है और यह एडेनिन जो होता है वह थायमीन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है और जो ग्वानिन होता है वह साइटोसिन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। आरएनए में हम देखते हैं कि जो थायमीन होता है उसके स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। यह चेंज हमको देखने को मिलता है। और डीएनए में इनमें थायमीन पाया जाता है जो हमेशा एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। एडेनिन का जो स्ट्रक्चर होता है तो इनमें हम देखते हैं कि जो 9th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन होता है इनमें एक H जुड़ा हुआ होता है। यह जो H होता है वह शुगर के जो फर्स्ट कार्बन होता है उनके साथ रिएक्ट करता है और उनके साथ जाकर बॉन्ड बना लेता है। और इस 9th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है यहाँ पर जब शुगर का फर्स्ट कार्बन का जो OH होता है वह आकर यहाँ पर रिएक्ट करेगा और एक बॉन्ड बनाता है जिस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। और जो शुगर होता है और प्लस जो नाइट्रोजनी बेसिस होती है इन दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इसी प्रकार जो ग्वानिन का भी स्ट्रक्चर होता है, जो एडेनिन है एंड ग्वानिन है ये दोनों प्यूरिन्स होती हैं और जो साइटोसिन होती है थायमिन्स होती हैं या पिरिमिडिन्स होती है। आरएनए में जो थायमिन होता है उसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है और जो एडेनिन होता है वह हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ता है और जो ग्वानिन होता है वह हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाकर जुड़ता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर। जो होता है वह एक रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। पिरिमिडिन में हम देखेंगे कि एक जो रिंग होता है वह 6 मेंबर्ड रिंग होता है। इसमें हम देखते हैं जो फर्स्ट पोजीशन पर जो नाइट्रोजन होता है उसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। यहीं पर आकर जो शुगर होता है उसके फर्स्ट कार्बन से यहाँ पर बॉन्ड बनता है जिसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो जो साइटोसिन का स्ट्रक्चर है इसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट नाइट्रोजन होता है वहाँ पर आकर ही जो शुगर होता है उसके फर्स्ट कार्बन से यह बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो हम पिरिमिडिन में देखते हैं कि यह हमेशा जो साइटोसिन होता है वह ग्वानिन के साथ थर्ड बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ होता है और इनमें ये पिरिमिडिन जो होता है वह थायमिन होता है। यह डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में हम देखेंगे तो यहाँ थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है जो एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि शुगर क्या होता है। हमने पहले देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड में फर्स्ट था नाइट्रोजनी बेसिस। इसके बाद हम देखेंगे शुगर इनमें कौन सा शुगर जो होता है न्यूक्लियोटाइड में। तो शुगर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही है। यह 3 टाइप्स हैं। पहला हम देखेंगे मोनोसैकेराइड, सेकेंड होता है ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड होता है पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड होता है वह 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन वाला कंपाउंड होता है और 2 से अधिक मोनोसैकेराइड मिलकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं तथा जो 10 से अधिक मोनोसैकेराइड मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। तो मोनोसैकेराइड में हम देखते हैं कि जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है उसे ट्राइओस कहते हैं, जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है उसे टेट्राओस, जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है उसे पेंटोस और जो 6 कार्बन वाला होता है उसे हेक्सोस और जो 7 कार्बन वाला कंपाउंड होता है उसे हेप्टोस कहते हैं। तो जो डीएनए होता है उनमें पेंटोस शुगर होता है। जो पेंटोस शुगर होता है यह 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। पेंटोस शुगर में दो टाइप्स के शुगर है। फर्स्ट होता है राइबोस शुगर जो आरएनए में पाया जाता है और सेकंड होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर, यह डीएनए में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो राइबोस शुगर होता है वह कैसे बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसमें फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड 5 कार्बन। तो जो इसमें जो 4th कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वह आकर यहाँ पर आकर इससे ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बना लेता है और इस तरीके से यह जो ऑक्सीजन होता है उससे हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो O बचा होता है वह इस वाले यह जो बॉन्ड होता है उससे आकर यह O बॉन्ड बना लेता है, जिससे एक बॉन्ड जिसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है और एक बॉन्ड जिसमें ऑक्सीजन जो 4th कार्बन का ऑक्सीजन होता है वह आकर बॉन्ड बना लेता है। और इसमें हम देखते हैं कि यह इस तरीके से एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो इसमें हम देखेंगे कि जो राइबोज शुगर होता है उसका इस प्रकार से रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिनमें ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन होता है, या फोर्थ कार्बन एंड ये 5 कार्बन होता है। इनमें हम सेकेंड कार्बन और जो थर्ड कार्बन होती है यह थर्ड है और यह सेकेंड कार्बन, तो इन दोनों पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसमें हम देखते हैं कि यह एक राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर होता है। अगर इनमें से एक ऑक्सीजन जो होता है वह निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, तो इसका यह डीऑक्सीराइबोज में चेंज हो जाता है। डीऑक्सीराइबोज में हम देखते हैं तो इसके केवल थर्ड पोजीशन पर ही OH प्रेजेंट होता है, और जो राइबोज शुगर होता है उसका सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन दोनों पर OH है वह प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से यह राइबोज का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें एक ऑक्सीजन जब निकल जाता है तो इसका स्ट्रक्चर यह डीऑक्सीराइबोज बन जाता है। डीऑक्सी नाम से स्पष्ट होता है कि इनमें ऑक्सीजन का निकलना, यह डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो थर्ड कार्बन पर जो OH जुड़ा हुआ होता है यह बाद में बॉन्ड बनाता है, और इसके जो फर्स्ट कार्बन पर जो OH होता है यह नाइट्रोजनी जो बेसेस होती है उनके साथ जाकर बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। और जो शुगर होती है और जो नाइट्रोजनी बेसेस होती है इन दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। जो शुगर होता है और जो नाइट्रोजनी बेसेस होती हैं ये इन दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जो शुगर होती है और नाइट्रोजनी बेसेस होती है उनके मध्य ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, जैसे यह शुगर है, और जो नाइट्रोजनी बेसेस हैं जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, इन दोनों के मध्य जो बॉन्ड बनता है उसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। इसमें किस प्रकार से बॉन्ड बनता है वो हम देखेंगे। जो एडेनिन होती है और यह जो शुगर है पेंटोज शुगर है, तो इसमें हम देखेंगे जो फर्स्ट कार्बन होता है उनके मध्य और जो 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन होती है इन दोनों के मध्य एक बॉन्ड बनता है, जिससे जो शुगर होता है और यह जो नाइट्रोजनी बेसेस होती है यह आपस में जुड़ जाती है। इस बॉन्ड को ही हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और इनमें यदि फॉस्फेट जुड़ जाता है तो इसे हम फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो यह न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। जब शुगर एवं जो नाइट्रोजनी बेसेस होती हैं तो इन्हें हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो फॉस्फेट क्या होता है। जो फॉस्फेरिक एसिड होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जिनमें P में एक डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है तथा इनके तीनों तरफ OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि जो फास्फोरिक एसिड होता है वह शुगर से किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है। यह डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर में हम देखेंगे तो इनमें CH2OH होता है, जिनमें जो CH2OH होता है तो इसका जो OH होता है यह, और जो फास्फोरिक एसिड होता है ये इसका OH, तो इनमें जो फॉस्फेरिक एसिड का OH होता है वह इसके H के साथ H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, और यह जो इसमें बचा हुआ O होता है वह फास्फोरस के साथ आकर यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है, और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। इनमें हम देखते हैं कि जो अल्कोहल होता है और जो एसिड होता है इनके मध्य जो बॉन्ड बनता है उसे एस्टर बॉन्ड कहते हैं। इनमें फास्फोरिक एसिड जो एसिड है और यह जो अल्कोहल वाला ग्रुप है इनके मध्य बॉन्ड बना है, तो यह जो बॉन्ड बनता है उसे हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। यह फर्स्ट एस्टर बॉन्ड कहलाता है। इसके बाद जो यह OH होता है यह भी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ ऐड होता है, और यहाँ भी एक एस्टर बॉन्ड बनता है, जिससे इनमें दो प्रकार के एस्टर बॉन्ड बनते हैं जिसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। इसमें हमने देखा कि जो शुगर होता है और जो नाइट्रोजनी बेसेस होती है वह दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और इनके मध्य जो बॉन्ड बनता है वह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। और जो शुगर होता है वह फॉस्फेट से किस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। अब हम देखेंगे कि एक पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। इनमें जो बीच में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है जो कि पेंटोज शुगर है, यह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जो नाइट्रोजनी बेसेस हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है।
नाइट्रोजनी बेसिस में एडेनिन होंगी, ग्वानिन होंगी, साइटोसिन होंगी और थायमिन होंगी। और जो आरएनए होता है उसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो जो थायमिन होता है उसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। इस प्रकार ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा विभिन्न प्रकार के जो नाइट्रोजनी बेसिस होती है वह पेंटोज शुगर के साथ जुड़ी हुई होती है। आरएनए में यहाँ पर राइबोज शुगर होता है कि लेकिन यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो यह डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। यह जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है इसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है। इन दोनों के मध्य एस्टर बॉन्ड बनता है। यह एक पूरे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है यह एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि मोनोमर है और इसी प्रकार और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और एक पॉलीमर्स बनाते हैं जो कि डीएनए होता है। डीएनए में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए में जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है वह दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है वह हम इसमें देखेंगे। यह एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजनी बेसिस जुड़े हुए होते हैं। तो इनका जो सेकेंड कार्बन पोजीशन होता है वहाँ पर एक OH होता है और इसमें हम देखेंगे कि जो फॉस्फेट होता है उसमें भी एक OH प्रेजेंट होता है। तो यह फर्स्ट न्यूक्लियोसाइड है, यह सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है। तो इसका OH और ये OH यह दोनों मिलकर इनमें एक H2O क्या होता है, रिमूव हो जाता है और इनके मध्य एक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि यह एसिटिक एसिड है और जो अल्कोहल है उनके मध्य एक बॉन्ड बनता है, यह एस्टर बॉन्ड कहलाता है। और जो फॉस्फोरिक एसिड थी और जो शुगर थे इनके मध्य पहले से ही एक एस्टर बॉन्ड बना हुआ है। यह एक फर्स्ट फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है और यह सेकेंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। इस प्रकार से इनमें दो एस्टर बॉन्ड बनते हैं जिन्हें हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो जो एक फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है यह सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के मध्य एस्टर बॉन्ड के द्वारा यह यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड होता है वह भी जुड़ता जाता है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनाती है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है वह जो चेन होती है इनमें एक इस तरीके से चेन होती है जिनका 5 डैश एंड होता है और नीचे की ओर 3 डैश एंड होता है। और एक हम देखेंगे कि इसमें ऊपर की ओर 3 डैश एंड होगा और 5 डैश एंड होगा। तो इनमें जो नाइट्रोजनी बेसिस होती है उनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और यह इस दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वह जुड़ जाती हैं और एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है वह दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ एस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। इनमें दो बॉन्ड बनते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ इस फॉस्फेट से लेकर इस वाले जो न्यूक्लियोटाइड के मध्य जो बॉन्ड बनता है और ये वाला जो इसके मध्य बॉन्ड बनता है। तो इनमें दो एस्टर बॉन्ड बनते हैं तो इसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से, दूसरे न्यूक्लियोटाइड तीसरे से, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ते जाते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो 5 पोजीशन होती है उसमें एक जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है तो यह 5 पोजीशन पर स्थित होता है तो इसे हम 5 प्राइम कहेंगे। और इनमें हम देखते हैं कि जो थर्ड पोजीशन होती है उनमें एक OH फ्री होता है जो कि बॉन्ड बना सकता है। तो इनके थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसे हम 3 प्राइम कहते हैं। इसी प्रकार इनमें थर्ड कार्बन पर OH है तो इसे 3 प्राइम कहेंगे और जो 5 पोजीशन पर OH है तो इसे हम 5 प्राइम कहेंगे। और यह एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं। जैसे साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन के साथ जुड़ जाएगा। इसी प्रकार जो एडेनिन होगा वह 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थायमिन के साथ जुड़ जाता है। इनके मध्य जो बॉन्ड बनता है वह ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन, यह शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहलाता है। इनके मध्य जो बॉन्ड बना होता है वह स्ट्रांग होता है। इस प्रकार से जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वह आपस में जुड़ जाती है और एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। जिनमें हम देखेंगे तो एक टर्न किसे कहेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो पार्ट होता है वह एक टर्न कहलाता है। इनमें 20 बेस पेयर्स होती हैं और इनमें जो 2 बेस पेयर्स की दूरी होती है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इनमें 20 बेस पेयर्स होती हैं और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। जिनमें जो नाइट्रोजनी बेसेस होती हैं इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनमें हम देखेंगे जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड
के जो सीक्वेंस होता है वह 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, तो यह दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के साथ 3 प्राइम टू 5 प्राइम जुड़ेगा। यह एक सीधे क्रम में होता है, यह उल्टे क्रम में इस तरीके से जुड़ता है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ डीएनए में हम देखेंगे कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल्स होती है जिनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरीज होती है। तो यह ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए के बाद प्रोटीन बनता है, जिससे जो एक कैरेक्टर्स होता है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पारित होते रहता है या पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है यह मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती है बॉडी में उन्हें कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए इसे डीएनए को हम मास्टर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होते रहता है उस समय अगर डीएनए रेप्लिकेशन में थोड़ी सी भी त्रुटि आ जाती है जिससे उनमें म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन जो होता है वह रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल है। म्यूटेशन होता है जिससे इवोल्यूशन होता है और उनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नए नए इवोल्यूशन देखने को मिलते हैं।